मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल STC में। रासायनिक अपक्रियाओं की श्रृंखला को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जो हमारी पिछली वीडियो है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, जिसमें मैंने चर्चा की थी कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन के क्रम में मैंने आपको बताया था कि किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहा जाता है, और यदि किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है तो ऐसी प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित एग्जाम्पल करेंगे। इसके साथ देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यूज होता है और हम किस किस जगह पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज ये हमारा लेसन 1 का लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि विकृत गंधिता क्या होती है और संक्षारण क्या होता है, और इस संक्षारण से बचाव के क्या उपाय हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, हमारे साथ बने रहें और नोट्स बनाते रहें। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि यदि किसी भी तत्व द्वारा ऑक्सीजन को निकाला जा रहा है और हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा है तो यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण हो रही है, और यदि किसी भी तत्व द्वारा हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा है और ऑक्सीजन को निकाला जा रहा है तो यह प्रक्रिया अपचयन हो गई। इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा कर चुके थे। आज हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं, और उस नए में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे यदि किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, मतलब उस तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो यह प्रक्रिया भी ऑक्सीकरण कहलाती है। क्लियर है? दूसरी बात, यदि किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। यदि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो यह प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं और अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन भी है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो मैं यहां पर लिख देता हूं, उपचयन के नाम से भी इसे जानते हैं। क्लियर? तो जो मैं नोट पॉइंट की बात कर रहा हूं वो नोट पॉइंट ये है कि यदि किसी तत्व में तो ये दो नोट पॉइंट मैंने यहां पर लिखा कि यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और यदि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब उसका अपचयन हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के संदर्भ में आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी भी अकेली अपक्रिया में या तो ऑक्सीकरण नहीं होगा या फिर अपचयन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि किसी भी अपक्रिया में अकेले ऑक्सीकरण नहीं होगा और अकेले अपचयन नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो किसी भी अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कभी भी अकेले किसी भी अपक्रिया में आप सोचे कि केवल ऑक्सीकरण होगा, ऐसा नहीं होगा। केवल अपचयन होगा, ऐसा भी नहीं होगा। केवल होगा क्या कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ संपन्न होंगी। क्लियर है? तो अगर किसी भी अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ संपन्न हो रही हैं तो ऐसी अपक्रिया का नाम होता है रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम आपको बताते हैं कि रेडॉक्स अपक्रिया किस तरीके से आपको यहां पर दिखाई देगी।
तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ZnO, इसको जिंक ऑक्साइड कहते हैं। यदि इसकी क्रिया हम कार्बन के साथ करवा दें तो आप जब रिएक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा Zn+CO, ठीक है ना। ये जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से क्या आपको मिला, जिंक मिला, और यहाँ पर कार्बन से आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। और इसको हम आपको अंडरलाइन करके दिखा देते हैं यहाँ पर, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन के निकलने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जल्दी बताइए। यहाँ पर अपचयन कहलाती है। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। और किसी भी पदार्थ में या किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है भैया, ऑक्सीकरण। मतलब जिस पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाएगा उस पदार्थ का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। और जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है। क्लियर है, टॉपिक क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस अपक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो यदि किसी भी अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है तो ऐसी अपक्रिया का नाम क्या होता है, रिडॉक्स अपक्रिया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफिनीशन, काफ़ी बार पूछा गया है ये कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँ, यदि किसी भी अपक्रिया में तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि यदि किसी भी अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं भैया, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। कुछ और एग्जांपल किया जाए। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए हम ले रहे हैं CEO+H2। यदि आप कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, Cu+H2। अब यहाँ पर आप देखें CEO से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर यहाँ पर कमी मतलब इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर नहीं देखेंगे तो इस पदार्थ का क्या हो जाएगा, अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। और जिसमें जाके जुड़ रहा है, इस तत्व में जाके जुड़ रहा है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया भैया, ऑक्सीकरण। इस तरीके से आप ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचान सकते हैं। एक और एग्जांपल लिया जाए तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। यदि इसकी क्रिया आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो आपको मिलेगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा MnCl2 मैग्नीज डाइक्लोराइड, और आपको यहाँ पर मिलेगा Cl2, ये गैस है ये बाहर हो जाएगी, और आपको साथ में मिलेगा H2O। यहाँ पर बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, और ये बराबर हो गया आपका 2 दूनी 4 और 2, ठीक। तो यहाँ पर चेक करते हैं किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हुआ है। तो देखिए MnO2 से क्या बन रहा है, MnCl2। ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकलने की प्रवृत्ति क्या है, अपचयन है। आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज़ को। और यहाँ पर 4HCl से क्या बन रहा है, H2O, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ये पहले मैंने आपको बता दिया है। तो ये 3 एग्जाम्पल, आशा करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू आप अपने जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो क्वेश्चन है ऑक्सीकरण और अपचयन से, उसको सॉल्व करेंगे। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट में कमेंट करेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज़ और होती है कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्सिंग एजेंट। तो हम लोग अब देखेंगे कि ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है।
इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। तो ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो किसी भी अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अपचायक कहते हैं। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले परिभाषा लिख लें, फिर यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग सीख लेंगे कि ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। ठीक। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्लियर है? तो ऑक्सीकारक और अपचायक परिभाषा क्लियर हो गई होगी। परिभाषा यदि क्लियर हो गई है तो हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या है। तो मैंने यहाँ पर बात किया कि किसी भी अभिकारक में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। तो इस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है ना। किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन से H2O बना है तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? अपचायक है। क्या भैया? अपचायक है। इस तरीके से हम इसे पहचानते हैं। और जिस पदार्थ का अपचयन हुआ है वो क्या है? ऑक्सीकारक है। पहचान में आ रहा है? इसमें चेक कर लेते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? अपचायक। तो H2O क्या है यहाँ पर? अपचायक है। इसी तरीके से आपको पहचानना है। और जिसका अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो इस किसका अपचयन हुआ है? CO का। ये क्या है? ऑक्सीकारक है। आशा करते हैं कि अच्छी तरीके से आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं एक चीज़ और हम लोगों ने देखा कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक। हमने देखा कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है वो क्या है? ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है। और जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो क्या कैसे काम कर रहा है? अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। तो एक चीज़ हम लोग और यहाँ पर प्राप्त कर लिए। तो क्या देखा हम लोगों ने कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक। और इसका उल्टा लिख सकते हैं क्या? जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है ना। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप किसी भी क्रिया में ऑक्सीकारक और अपचायक को पहचान सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट बना लीजिए जिससे आपके लिए बेहतर हो। और इसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कि रेंसिडिटी क्या होती है और संक्षारण क्या दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अपचयन का किस तरीके से यूज है। उस टॉपिक पे मैं जो पहला टॉपिक ले रहा हूँ संक्षारण का ले रहा हूँ कि कोरोजन क्या होता है। तो आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जो धातुएं होती हैं धीरे धीरे उसमें कुछ परतें जमने लगती हैं और उनका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। ठीक है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपने लोहे की कील देखी होगी जिसमें धीरे धीरे रस्ट लग जाता है और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। तो
यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए व्हाट इज कोराजन, संक्षारण क्या होता है, तो आपको बताना है कि किसी भी धातु के धीरे धीरे क्षरण होने की प्रक्रिया, धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। क्लियर है? संक्षारण की परिभाषा को आपको इस तरीके से बताना है। अब ये संक्षारण किस तरीके से होता है, तो जो धातुएं होती हैं वो वायुमंडल में उपस्थित नमी से, वायु से क्रिया करती हैं और जिससे उनके ऊपर कुछ परतें बनने लगती हैं और वो जो परतें बनती हैं ये अम्लीय हो जाती हैं और धीरे धीरे अम्ल क्या करते हैं, उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है ना? तो हमें क्या लिखना है कि धातु की सतह द्वारा नमी या अम्ल को अवशोषित करके धीरे धीरे क्षरण या नष्ट होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? संक्षारण कहलाती है। ठीक है ना? तो हमने परिभाषा क्लियर कर दी है। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि जंग लग जाता है लोहे में तो किस तरीके से लगता है, मैंने आपको बताया कि कोई भी धातु होगी वायुमंडल से ऑक्सीजन को और नमी को अवशोषित करेगी और धीरे धीरे उसके ऊपर कुछ परतें जमेंगी और वो परत धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी। ठीक है ना? जिसको रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। तो जंग कैसे बनता है देखिए, जैसे मान लीजिए अपने पास लोहा है तो लोहे को हम क्या लिखते हैं, आयरन लिखते हैं। तो यदि आयरन की क्रिया हम किसके साथ करवाएं, वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ, मतलब नमी के साथ, वाष्प के साथ, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा Fe2O3, आयरन का ऑक्साइड बनेगा, फेरिक ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड। तो यहाँ पर 4 कर लीजिए इसको, तो यहाँ पर ये बैलेंसी बराबर हो जाएगी। अब 3 दूनी 6 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर X आप पानी ले लीजिए इंटू X H2O। ये किसका फार्मूला है भैया? जंग का फार्मूला है, रस्ट का फार्मूला है। ठीक है ना? ये रस्ट का फार्मूला है। इस तरीके से किसी भी धातु का संक्षारण होता है। तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए कुछ उपाय हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर। धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय। तो आपका पहला उपाय है कि या तो आप उस पर क्या करें भैया, ग्रीस लगा दें, ग्रीस या तेल लगाकर। ठीक। दूसरा कंडीशन है कि आप पेंट कर दें इसको, पेंट करके। तीसरा है कि उसके ऊपर कोई परत चढ़ा दें, परतीकरण करके। चौथा कंडीशन कि आप विद्युत लेपन कर दें, विद्युत लेपन। किसी भी परत के ऊपर विद्युत के द्वारा दूसरी परत पर चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया? विद्युत लेपन कहलाती है। ठीक है ना? जस्तीकरण, ये कुछ प्रोसेस है जिसके द्वारा आप किसी भी धातु को बचा सकते हैं। ठीक है ना? तो यदि आपसे पूछा जाए कि परतीकरण क्या है, तो परत दर परत चढ़ाने की प्रक्रिया परतीकरण है। विद्युत लेपन मैंने आपको बताया। जस्तीकरण किसे कहते हैं? किसी भी धातु के ऊपर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं, जिससे वो धातु अंदर की सुरक्षित रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि साइकिलों की जो हैंडल होती है उसके ऊपर निकिल और क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, जिससे साइकिल की हैंडल कई दिनों तक सुरक्षित रहे। देखते हैं आप, नीचे लोहा होता है, ऊपर एक चमकती हुई परत लगाई जाती है। गाड़ियों के बम्पर जो होते हैं, आगे आगे जो बम्पर लगे होते हैं जो गाड़ियों की सुरक्षा करते हैं, उनके ऊपर भी क्या चढ़ाया जाता है? निकिल की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो यदि हम बात करें कि जब किसी भी धातु का संक्षारण होता है तो उनका कलर कैसा हो जाता है, तो देखिए बच्चों, जैसे मैं आपसे बात करूं कि लोहे की, तो लोहे को तो आपने देखा है, यदि लोहे का संक्षारण होगा तो इनका रंग कैसा हो जाएगा?
भूरा, लाल, ठीक है ना। यदि चांदी के ऊपर परत जमती है तो कौन सा कलर होता है, ठीक है ना। यदि तांबे के ऊपर जमती है तो कौन सा कलर होता है। यदि तांबे के ऊपर संक्षारण होता है, कोई परत आगे जमती है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, हरे में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि चांदी के ऊपर होगा तो काला रंग हो जाएगा। क्लियर है। ये रंग अपने दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं, चांदी को, तांबे को और लोहे को, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये संक्षारण का टॉपिक था जो क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब संक्षारण के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विकृत गंधिता के बारे में, कि वहाँ पर ऑक्सीकरण कैसे होता है। यहाँ पर भी ऑक्सीकरण हुआ, देखिए आयरन की क्रिया किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हो रही है। तो आयरन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया देखी जा सकती है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे विकृत गंधिता के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता अंग्रेजी में इसे रैंसिडिटी कहते हैं। तो यदि हम किसी भी खाद्य सामग्री को वायुमंडल में कई दिनों तक खुला छोड़ दें, ठीक है ना, या किसी भी खाद्य सामग्री को कई दिनों तक रखे रहें तो उसमें गंध आने लगती है और वह धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम रैंसिडिटी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि अपने घर का जो खाना होता है यदि उसको कई दिनों तक रखा जाए तो उसमें से स्मेल आने लगती है। रोटी को आपने देखा होगा उसमें धीरे धीरे फफूंदी जमने लगती है और वो खराब हो जाता है, ठीक। यही प्रक्रिया रैंसिडिटी है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो खाने को बचाने के लिए कई चीज़ें की जाती हैं, अभी मैं उसके ऊपर चर्चा भी करूँगा। तो सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं कि खाद्य सामग्री को कई दिनों तक रखने से तो हमारी परिभाषा क्या हुई कि खाद्य सामग्री को कई दिनों तक रखने से उसमें गंध आने लगती है और वह खराब हो जाता है। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है, अर्थात रैंसिडिटी कहलाती है। क्लियर है बच्चों। तो विकृत गंधिता आपको समझ में आ गया। तो इनको खाद्य सामग्री जो है इनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इनको बचाने के लिए कुछ प्रतिऑक्सीकारक जिनको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, ऐसे पदार्थों को मिलाया जाता है जिससे हमारी खाद्य सामग्री सुरक्षित रहती है। मतलब उस खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण हुआ है तभी वह खराब हुई है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाएगा वह पदार्थ धीरे धीरे खराब होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि खाद्य सामग्री को बचाने के लिए कुछ पदार्थ हैं, खाद्य सामग्री के बचाव के उपाय। तो आप खाद्य सामग्री को किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। पहला तो ये है कि अपने घरों में फ्रिज होता है ना, तो फ्रिज में आप क्या करते हैं, ठंडा करके कम तापमान करके भी खाद्य सामग्री को कई दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। क्लियर है। यदि ये प्रोसेस नहीं है तो आप क्या करें, BHT और BHA ये दोनों क्या हैं, एंटी ऑक्सीडेंट हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ हैं, ठीक है ना। ऐसे पदार्थों को मिलाकर आप किसी भी खाद्य सामग्री को कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो BHT और BHA क्या है, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस हैं। क्लियर। तो इन्हें सबसे पहले देखते हैं इन्हें कहते क्या है। तो इसको कहते हैं
ब्यूटीलेटेड हाइड्रॉक्सी टॉलुइन, या तो आप ये पदार्थ मिला दीजिए या फिर क्या मिला दीजिए, ब्यूटीलेटेड, बी से ब्यूटीलेटेड, एच से आपका क्या हो जाएगा हाइड्रॉक्सी, और ए से आपका हो गया एनीसोल। तो ऐसे पदार्थों का प्रयोग करके आप किसी भी खाद्य सामग्री को कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस चैप्टर में रासायनिक अपक्रिया और समीकरण में इतना ही टॉपिक था, जिसको मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से पढ़ा दिया है। कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है ना, सभी को मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो आप लोग अपने जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व करें, अभ्यास करते रहें, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहें। यदि किसी भी तरीके से आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।